इस वक्त तो ये फर्ज है, जंग करना फर्ज है तमाम मुस्लिम उम्मा पर। हम एटमी कुव्वत हैं, हम पर ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी तरफ से ये बयान आया है जी कि सब जंग बंद करके और बस पीछे हट जाए। जॉर्डन ने ये कहा है कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर से गुजरने वाले ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेगा। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया है और अमेरिकी सदर का बयान सामने आया है। उन्होंने वाजे किया है कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसराइल का ये दावा है कि हमने उनको रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया है। उधर जो है वो बरतानवी फोर्सेज भी। इजरायली फिजाइया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला इजरायली जेट तैयारों का सबसे बड़ा अड्डा रामोन एयरबेस ईरान ने तबाह कर दिया। इजराइल का अरबों डॉलर का आयरन डोम नाकाम हो गया। मिसाइल मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हुदूद से गुजरे और इजराइलियों पर कहर बनकर बरसे। देखिए, अगर ईरान अभी तक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो इजरायली सेना या इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्या चाहते थे? वो चाहते थे, जिसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा, ब्रिंग द एनिमी टू बैटल। ईरान के पास जो सबसे बेहतरीन मिसाइल है, उस मिसाइल की रेंज है 2500 किलोमीटर फी घंटा, मतलब सॉरी 2500 किलोमीटर तक वो मार कर सकता है। उसकी स्पीड है 15,000 किलोमीटर फी घंटा, यानी 13 मैक उसकी स्पीड है दोस्तों। जिस दिन हिजबुल्लाह ने हमला किया ना इसराइल के ऊपर, उस दिन इनकी टेक्नोलॉजी जाम हो जाएगी। ना इनका जहाज चलेगा, ना इनका हवाई जहाज चलेगा, ना इनका कोई बहरी आबदोश चलेगी। जैम कर देंगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह कासिम सलमानी की शहादत के बाद ऐनुल असद एयरबेस को जैम करके वहां पे मिसाइल मारे थे ईरान ने। ईरान इनकी टेक्नोलॉजी में इनका बाप है। अबे साले एक नंबर के भिखारी कि अगर कोई स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहे तो वो इस्लाम है, अगर वो स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहे तो डेट इज इस्लाम, और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। हमारे लिए मौजज़े तो नहीं होंगे, हम इतनी अच्छी कौम तो नहीं है कि हम आंखें बंद करें हमें फ्यूचर नजर आ जाए। आज पाकिस्तानी नेशन सबसे नीचे उसका मुराल है। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ऐलान कर दें कि हम भी इसराइल पे हमला करने लगे और हम बदला लेंगे फलस्तीनियों, मानते हैं फखर से तमाम आलम इस्लाम के, चलो कोई तो इस्लामी मुल्क निकला जिसने इन बदमाशों को नकेल डाली है तो उसका साथ देना चाहिए ना, इस्लामी इत्तेहाद के तहत चलना चाहिए ना। लेकिन अब जब इजराइल इसको रिस्पॉन्ड करेगा तो ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ सकती है। मैंने पहले कहा था ये कि तबाही जो है वो ईरान की है। कह लें या जवाबी कार्रवाई के बाद जारियत का जो जवाब दिया इसराइल का, उसके बाद अमेरिका और उनके जो हलीफ हैं वो काफी खौफजदा हैं कि ये जंग बढ़ ना जाए। जय हिंद दोस्तों। तो हम पाकिस्तान की पब्लिक को कहते हैं कि ये जज्बा करते फिरते हैं, इनमें अकल कम है। अब आप एक्सपर्ट को देख लीजिए, पाकिस्तान के एक्सपर्ट ऐसे होंगे इतने बेवकूफ़, तो आप अंदाज़ा लगाइए। एक्सपर्ट्स का कहना है पाकिस्तानियों का कि अगर हिजबुल्लाह चाहे तो इजराइल को खत्म कर सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं आएगी। मतलब हिजबुल्लाह को ये इतना पावरफुल दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह डायरेक्ट फाइट करने में और छिपकर फाइट करने में भाई फ़र्क होता है। हमास को ठोकने के लिए वो गए हैं तो वो टनलों में छुपकर बैठे हैं, एक कमरे में छुपकर, कोई गन मशीन लेकर बैठा हो, कोई बाहर से गेट खोलकर उसे अंदर आना हो तो उसके लिए रिस्क कितना बड़ा है, क्योंकि वो तो गेट पर लगाए बैठा है ना, कभी भी चला देगा। तो ये इस चीज़ों को इनको समझना चाहिए। हिजबुल्लाह अगर बॉर्डर पर आके लड़े तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ऐसे बम गिराएगा बॉर्डरों पे कि सब कुछ धुआं हो जाएगा। कुछ रॉकेट हो जाने से कोई पावरफुल नहीं होता। अगर ये लोग पावरफुल होते ना तो हमास को जब पेला जा रहा था ना, तभी ये हिजबुल्लाह आकर खेल कर देता इजराइल का। अब जाकर ईरान ने हमला किया, वो भी कब? जब इजराइल ने उनके कमांडर निपटा दिए एक एम्बेसी में, तब जाकर। और वो भी हमला कैसा? अंधाधुंध, एक शिप कब्जा लिया जिसमें 17 भारतीय भी थे। तो ये भड़ास होती है कि किसी का शिप कब्जा लिया, आप उसके बिजनेस को टारगेट करने के लिए सेंसन्स लगाइए, किसी देश से डील कीजिए कि आपका बिजनेस इजराइल के साथ ख़त्म हो जाए, उसे कहते हैं आर्थिक। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ तो बीमा कंपनी वाली जिसका भी शिप होगा उसे बीमा कंपनी से पैसा मिल जाएगा। जो लोग हैं उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, भारतीयों को तो खाली छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत का दबाव है, क्योंकि रूस के ज़रिए छुड़वा लेंगे अगर सीधा ईरान नहीं छोड़, ईरान को छोड़ना पड़ेगा, वरना ईरान को फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि एशिया में एक और बड़ा दुश्मन उसका खड़ा हो जाएगा। तो ईरान को ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल ने अगर हमला नहीं किया तो उसकी इज्जत का सवाल है। हालांकि उन्होंने बोला है कि हमला करेंगे और बहुत तगड़ा करेंगे, तो देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है। जैसे कि कहावत है ना, कि हमारे इंडिया में ही कहावत है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। तो इजराइल को दूसरा आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजराइल को दनादन पड़ेंगे अगर उसने जवाब नहीं दिया तो, क्योंकि ईरान को फिर पता चल जाएगा कि अब इजराइल पे हम कभी भी हमला कर सकते हैं।
इजराइल ने जवाब नहीं दिया तो स्वाभाविक है मनोबल बढ़ेगा ईरान का, और इजराइल ने जवाब दिया तो ये वॉर भी हो सकती है, क्योंकि फिर दबाव होगा ईरान पर, क्योंकि ये तो उसी मानसिकता के लोग हैं। ये दिखाते हैं कि दुनिया में हम ही मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा हैं, तो उस चक्कर में इनको एक्शन लेना पड़ेगा। युद्ध छिड़ गया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ईरान के लिए, क्योंकि रूस फंसा हुआ है और यहाँ खेल है पैसे का। पैसा जिसके पास होगा उसके पास हथियार आ ही जाते हैं। अमेरिका में ऐसी कोई हथियार निर्माता कंपनी नहीं है जो अमेरिका में ना हो, एक से एक एडवांस हथियार। अमेरिका पूरे पश्चिमी देश पैसा देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे एडवांस हथियार इजराइल में पहुंच जाएंगे कि इजराइल जब बम छोड़ेगा ना तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर पाएंगे। और यही तो देखना है। अब जब इजराइल पर हमला हुआ तो उसने 90% के समथिंग तो हमले नष्ट कर दिए, बाकी कुछ 10% अंदर पहुंच गए। तो उससे तो इतना तो होता ही है, कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं कर सकती आपको, किसी भी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम हो। लेकिन अब यहाँ देखना है कि जब इजराइल हमला करेगा ईरान पर, क्योंकि अब हमला तो करना पड़ेगा, इज्जत पर बात आ गई है, वरना बेइज्जती हो जाए, बेइज्जती का हो जाएगी, फिर कभी भी पिटते रहेंगे ये। तो यहाँ पर अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान कितने टारगेट को रोक पाता है, ये देखने वाला दिलचस्प। इससे पता चलेगा कि ईरान के पास कैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि पाकिस्तान ने बता दिया, जब पाकिस्तान ने हमला किया था तब पता चल गया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना पावरफुल है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष हो रहा है, देखो इजराइल तो युद्ध में है ही, वो चाहता है कि जो हमारा मेन कल्प्रिट है उसे भी सीधा सीधा युद्ध में लाया जाए, क्योंकि जब सीधा सीधा देश युद्ध में आते हैं तो उनकी इकोनॉमी चरमरा जाती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, इन दोनों की भी समस्या बढ़ी तो दुनिया से एडवाइजरी जारी हो गई कि इन दोनों देशों में जाने से नागरिक बचें, और जब नागरिक वहाँ से जाने से बचेंगे तो उनके शेयर मार्केट गिरेंगे, इकोनॉमी गिरेंगी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो वो दोनों देशों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन ईरान के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि उसके सपोर्टर एक चाइना है जिसके पास पैसा है लेकिन वो रिसेशन में जा रहा है। दूसरे की तरफ पश्चिमी देश हैं जो कि अभी कह सकते हैं पैसे के मामले में काफ़ी पावरफुल हैं, हथियार के मामले में भी काफ़ी पावरफुल हैं। रूस समर्थन कर सकता है लेकिन खुलकर वो युद्ध में नहीं कूदेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि परमाणु युद्ध तक बात जा सकती है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया जो एनालिसिस करने वाले हैं कितने बेवकूफ़ हैं और क्या क्या एनालिसिस करते हैं। इमेजिन करना थोड़ी देर के लिए, आज पाकिस्तानी नेशन सबसे नीचे है, उसका मुराल है। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ऐलान कर दें कि हम भी इसराइल पे हमला करने लगे और हम बदला लेंगे फलस्तीनियों का, ऐसी मिसाइल दाग ने जो ना टारगेट पे गिरे। चलिए मुक मुका करके अगर ये ईरान पे इल्जाम लगाते हैं कि ईरान ने मुक मुका करके मिसाइल हमला किया है, भाई जनरल आसिम मुनीर को मुक मुका करके हमला करने से कौन रोक रहा है? मुक मुका करके ना अपने मिसाइल मार दो, वो उसकी एयर बेस पे गिरे, पटाखे की तरह फटें और खत्म हो जाए, कहें जी हमने हमला तो कर दिया है ना। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। ईरान ने जो किया, मुक मुका का इल्जाम लगा तो फिर भी उसने करके दिखाया है। आप ये भी नहीं कर सकते, आप मजम्मती बयान भी नहीं जारी कर सकते इसराइल के खिलाफ, आपकी इतनी औकात नहीं है। ये तकलीफ की बातें हैं, बार बार करनी पड़ती हैं। मैंने तो आज ट्वीट भी किया था कि जब हम सो रहे होते हैं तो वो इसराइल पर हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। अब ये तो मेरा ट्वीट है, लेकिन असल बात यह है कि अफसोस की बात है कि इसके अलावा वो सब कुछ कर रहे होते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। खतरा यह है जिसका इजहार किया जा रहा है कि इसराइल अब जो तवज्जो सारी चली गई थी मजलूम फलस्तीनियों पर, वो हटाने में कामयाब हो जाएगा। ये अब मैं इसराइल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि वो क्या करेंगे इसके जवाब में। इस टाइम इतना दबाव था इसराइल के ऊपर कि अमेरिका भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। बाइडेन बार बार उसको कह रहा था डीएस्केलेट करो, पीछे हटो, बस करो ये मारा मारी। बरतानिया के अंदर इतना अवामी दबाव बढ़ रहा था कि असलाह ना दो इसराइल को। अमेरिका के अंदर दबाव बढ़ रहा है कि असलाह ना दो इसराइल को। इसका पहला नुकसान यह होगा कि बरतानिया और अमेरिका की हुकूमतें जिन पर दबाव था कि इसराइल को असला ना बेचो ना दो, वो अब कहेंगे जी इसराइल के दिफा के लिए असले की जरूरत है, अब देना पड़ेगा, अब तो ईरान से लड़ाई हो गई है। तो इस वक्त असले के मुंह खोल दिए जाए, तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं ना, असले की जो तिजोरियां हैं ना, बरतानिया और अमेरिका इस टाइम उन तिजोरियों के मुंह खोल देंगे कि इसराइल को मुंह मांगा असला दिया जाएगा। सो फिर मजलूमियत कार्ड खेलेगा इसराइल। यह भी एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। मजलूम बन जाएगा इसराइल, और बन जाएगा क्योंकि सारी अक़वाम उसे मजलूम तस्लीम करने के लिए तैयार है। उसे फौरन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास का कहा तो वो फौरन तलब हो गया। सो इसराइल के इशारों पे दुनिया चलती है। इसराइल को पहली बार तारीख में प्रेशर का सामना हुआ। जो सफेद फार्म लोग हैं वो जाग उठे, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। इसराइल अंडर प्रेशर था, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिका अंडर प्रेशर है, बरतानिया अंडर प्रेशर है, फ्रांस अंडर प्रेशर है, जर्मनी अंडर प्रेशर। जर्मनी में तो
वहां पे जूस को जो इसके खिलाफ है जंग के, उनको एहतजाज नहीं करने दे रहे।